हाँ जी। एफएम में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जरा बताइए। लेवरेज एनालिसिस पढ़ रहे थे और मैंने कुछ होमवर्क दिया था शायद आपको। इन डिफरेंस पॉइंट में आपको समझा रहा था और उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? हाँ, ये जो एक क्वेश्चन ऊपर था जिसमें अपने ने ये वाला, ये एग्जाम्पल जिसमें अपने ने EBIT 5000 पे निकाला था EPS और 12500 पे निकाला था, ये दोनों यही कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि आप 4500 पे भी निकाल के आना। निकाला है क्या आप लोगों ने 4500 पे? कितना आएगा 4500 पे EPS? 0.25 यही आ रहा है पक्का ना? अच्छा, प्लान ए का 0.25 और प्लान बी का 0.43 समथिंग। ओके ठीक है, जो भी आ रहा है। किसका हमको बस इतना बता दो, प्लान ए का ज्यादा आ रहा है कि प्लान बी का? प्लान बी का 4500 जब आपने EBIT कम किया, प्लान बी का ज्यादा आ रहा है। प्लान बी में डेट ज्यादा था कि कम था? प्लान बी में एज कंपेयर टू प्लान ए डेट कम था कि ज्यादा था? कम था। यही मैंने आपको लास्ट टर्म पे समझाया था कि जो भी बेटा हम लोगों का इन डिफरेंस पॉइंट होता है, जैसे इस क्वेश्चन में बताना इन डिफरेंस पॉइंट कितना था। इस क्वेश्चन में इन डिफरेंस पॉइंट मतलब EBIT बताओ कितना था। 5000 के EBIT में दोनों EPS सेम थे, इन डिफरेंस पॉइंट 5000 था। अगर आप इन डिफरेंस पॉइंट जितना भी EBIT नहीं कमा सकते उससे भी कम कमाएंगे तो वो प्लान अच्छा है जिसमें डेट कम हो। और अगर आपको लग रहा है इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमा सकते हैं तो वो प्लान अच्छा है जिसमें डेट ज्यादा हो। यही बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और एक क्वेश्चन भी करेंगे कि आखिर ये इन डिफरेंस पॉइंट निकाला कैसे जाता है। यहाँ तो इत्तेफाक की बात थी उस क्वेश्चन में कि 5000 पे जब निकाला तो EPS सेम आ गया, तो हमें पता चल गया 5000 इन डिफरेंस पॉइंट है। लेकिन एग्जाम में तो हमसे पूछ सकता है ना कि आप बताइए इन डिफरेंस पॉइंट कितना होगा। पढ़ते हैं पहले इन डिफरेंस पॉइंट। तो हिंदी में आपने लिखना है, लिख लिया था? अच्छा, क्या लिखा था हिंदी में? अच्छा ठीक है, लिख लिया था, बच्चे कह रहे हैं हिंदी में। ओके चलो अब इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं। इट इज द पॉइंट एट विच डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियो, that is percentage of debt to total capital employed in the company, give the same EPS। यानी it is the point at which different financial plans give the same EPS। या फिर indifference point is that EBIT at which different financial plans provide same EPS। ठीक है। indifference level is the level of EBIT। indifference level कौन सा लेवल है? EBIT का लेवल। बियॉन्ड विच, अब मेरी तरफ देखो, अगर आपने इन डिफरेंस लेवल का जो EBIT आया मान लो 5000, उससे ज्यादा कमाया, एक्चुअल में आपका EBIT उससे भी ज्यादा है, क्या फायदा मिलेगा आपको? लेवरेज होगा तो फायदा मिलेगा, लेवरेज मतलब डेट होगा तो फायदा मिलेगा, कि डेट नहीं होगा तो फायदा मिलेगा? डेट होगा ज्यादा तो फायदा मिलेगा। 12500 जब EBIT था तो उसमें प्लान ए में ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे डेट था उसमें ज्यादा EPS था। यही बात यहाँ लिखी है, इन डिफरेंस लेवल इज द लेवल ऑफ EBIT बियॉन्ड विच, अगर उससे ज्यादा कमा लिया तो बेनिफिट्स फाइनेंशियल लेवरेज के बिगिन टू ऑपरेट विथ रिस्पेक्ट टू EPS। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मतलब, फाइनेंशियल लेवरेज मतलब डेट जितना बढ़ाओगे EPS उतना बढ़ेगा, ये मतलब लिखा है यहाँ पे, बेनिफिट फाइनेंशियल लेवरेज के मिलने लगेंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ EBIT exceed the indifference level of EBIT, मतलब indifference लेवल जो था EBIT का उससे ज्यादा है हमारा, क्या चीज ज्यादा है बेटा? एक्सपेक्टेड EBIT। हमने इन डिफरेंस लेवल निकाला 5000, देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कमा लूंगा 12500। ऐसे में यूज्ड ऑफ फिक्स चार्ज सोर्सेस दैट इज डेट वुड बी फेवरेबल। ऐसे में जितना डेट यानी लोन यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग पर शेयर। इन नटशेल, फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल एंड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द EPS।
On the other hand, if expected level of EBIT is less than the indifference point, एडवांटेज ऑफ ईपीएस कहां पे होगा? इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ठीक है, मेरी तरफ देख के बताना जल्दी से, रैपिड फायर आपके साथ खेल लेते हैं। इन डिफरेंस पॉइंट ज्यादा है और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कम है, ऐसे में इक्विटी कम रखोगे कि ज्यादा रखोगे? मतलब एक चीज देखो, इक्विटी कम होगी तो डेट ज्यादा होगा, इक्विटी ज्यादा होगी तो डेट कम होगा, मतलब एक, ठीक है ना? इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो कि डेट से पूछो? आप डेट से पूछो, चलो डेट से। इन डिफरेंस, क्वेश्चन सुनने लाने से, इन डिफरेंस पॉइंट आपका ज्यादा है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कम है, तो डेट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। रीजन बीइंग एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कम है तो डेट कम रखो, जिसकी कमिटमेंट कम करके आओ, क्योंकि अभी आपकी कमाने की ज्यादा संभावना नहीं, तो ऐसी चीजें ना लेकर के आओ जहां फिक्स देना पड़ जाए। ठीक उल्टा, इन डिफरेंस लेवल आपका कम है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ज्यादा है, वहां पे डेट ज्यादा होगा तो ईपीएस बढ़िया होगा। क्लियर? अब निकालते कैसे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है आपके सामने, जरा देखते हैं। द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू फाइनेंशियल प्लान, हमेशा दो ही फाइनेंशियल प्लान के बीच में निकलेगा, ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड ब्रैकेट में 1 प्लस टी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन प्लान ए। इसको इक्वेट कर देना इज इक्वल टू सेम चीज प्लान बी के लिए, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ब्रैकेट में 1 प्लस टी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन प्लान बी। इतना करने से ईबीआईटी की वैल्यू निकलेगी। कितने ईबीआईटी निकलेंगे? एक की दो? एक निकलेगा, वही ईबीआईटी कॉमन होगा, एक ईबीआईटी निकलेगा। कितने ईबीआईटी निकलेंगे? एक, वही आपका इनडिफरेंस पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले को यूज करके अगर 9000 का ईबीआईटी आया, अगर आया 9000, तो हम कहेंगे 9000 ईबीआईटी इज द इनडिफरेंस पॉइंट। अगर 9000 रुपए कमाओगे तो चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं हम इनडिफरेंट है। समझ गए? जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, मम्मी पापा डांटते रहते हैं, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो पढ़ने वाले, आपको फर्क पड़ता है। बहुत से बच्चे नहीं होते, ढीठ होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वो इनडिफरेंट है। सेम चीज है यहाँ पे। अच्छा, अगर चार्ट फॉर्म में बात करें, आपको बनाने को नहीं आएगा लेकिन समझ लीजिए। तो वाई एक्सेस पे ले लिया है ईपीएस, ओके, और एक्स एक्सेस पे अपन ने ले लिया ईबीआईटी। ईबीआईटी, अब एक लाइन आपकी जा रही है जहां पे आपके पास डेट भी है और इक्विटी भी है, ये लाइन। यानी डेट बेसिकली आप समझिए, डेट होगा थोड़ा इक्विटी तो होगा ही होगा, डेट भी और इक्विटी भी है, और एक लाइन इधर से जा रही है जहां केवल इक्विटी है, ये इक्विटी की लाइन जा रही है। ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, जो इक्विटी वाली लाइन है ये तो जीरो से यहां से शुरू हुई, लेकिन डेट प्लस इक्विटी की थोड़ी यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि डेट होगा तो फिक्स्ड कमिटमेंट होगी, ब्याज कितना तो देना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा इधर से शुरू हुई। जहां पे ये दोनों लाइनें कट हुई हैं, यानी ये पॉइंट जो मैंने इस समय येलो से हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट, ये है आपका इनडिफरेंस पॉइंट। दैट मींस अगर आप इतना ईबीआईटी कमाएं, जो भी ये फिगर होगी, इतना ईबीआईटी कमाएं, तो भले ही आप डेट प्लस इक्विटी रखें या केवल इक्विटी रखें, ईपीएस सेम होगा। और अगर आपकी इससे भी कम कमाने की संभावना है, आपको लग रहा है इतना नहीं कमा पाएंगे, ऐसे में क्या फायदेमंद रहेगा? फायदा क्या होगा? डेट कम यानी इक्विटी ज्यादा। तो कह रहा है अगर इससे भी कम कमाने की संभावना है तो इक्विटी में एडवांटेज मिलेगा, इक्विटी ज्यादा रखोगे तो एडवांटेज। और अगर इससे ज्यादा कमाने की संभावना है तो डेट का एडवांटेज मिलेगा, डेट ज्यादा होगा तो भी लिखा है डेट एडवांटेज। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन करने वाले हम लोग, आओ देखें क्या करना है। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, आप लोग कॉपी खोल लीजिए, साथ में करते हैं। अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट है, रिक्वायर्स अ कैपिटल आउटले, आउटले मतलब आउटफ्लो, दैट मींस इन्वेस्टमेंट। कह रहा है एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें कितनी कैपिटल की जरूरत है? 400 लाख रुपीस की।
400 लाख यानी 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। द रिक्वायर्ड अमाउंट यानी ये जो 4 करोड़ रुपए का रिक्वायर्ड अमाउंट है टू बी रेज्ड आइदर फुली बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कह रहा है एक ऑप्शन है कि पूरे 400 लाख रुपए के लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर दें, 100 रुपए का एक शेयर्स इशू कर दें। जरा था ना 400 लाख रुपए चाहिए, 400 लाख, केवल इक्विटी शेयर इशू करें। हर एक शेयर अगर 100 का होगा तो कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे? 4 लाख इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे तब 400 लाख रुपए मिलेंगे। एक ऑप्शन तो ये, और दूसरा ऑप्शन क्या है? और बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ द वैल्यू 200 लाख एंड बाई लोन ऑफ 200 लाख। दूसरा ऑप्शन ये है कि 200 लाख के इक्विटी शेयर इशू करें और 200 लाख के डेट ले लें। अच्छा हो गया 400। यानी एक ऑप्शन था, देखना इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक ऑप्शन था कि 400 लाख की पूरी इक्विटी इशू कर दें, डेट एक भी रुपए का इशू ना करें तो पूरे 400 लाख की कैपिटल का जुगाड़ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि 200 लाख का इक्विटी इशू करें और 200 लाख का डेट। डेट कितने परसेंट पे? ऊपर लिखा है डेट कितने परसेंट पे? इक्विटी शेयर ऑफ द वैल्यू 200 लाख एंड बाई लोन ऑफ 200 लाख एट 15% ब्याज। ठीक है। एज्यूमिंग टैक्स रेट 40% मान लीजिए, कैलकुलेट करनी है फिगर ईबीआईटी की। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इन डिफरेंस पॉइंट पूछ रहा है? यहाँ तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता है इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। वहां पे अगर यही नहीं आप पता लगा पाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या था तो भी गलती हो जाएगी। लिखा है कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी दैट वुड कीप इक्विटी इन्वेस्टर्स इनडिफरेंट ऑफ द टू ऑप्शन। कह रहा है ऐसा ईबीआईटी निकालो कि इक्विटी इन्वेस्टर इनडिफरेंट रहे दोनों ऑप्शन में। कोई भी ऑप्शन कर लो, इक्विटी इन्वेस्टर कर रहा है मेरा तो ईपीएस सेम ही आ रहा है, इसी को इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो क्वेश्चन की एक बार फिर से बात कर लें। 400 लाख था हमारे पहले वाले में, इक्विटी से डेट जीरो था, टोटल 400 लाख हो गया। हर एक शेयर 100 का था तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करेंगे हम पहले वाले में? 4 लाख। ये सब लोग समझ गए ना? 400 लाख रुपए, हर एक शेयर 100 का, डिवाइड बाई 100, 4 लाख रुपए। बगल में चले ऑप्शन बी में, तो 400 लाख की टोटल यहां जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं 200 लाख का इक्विटी शेयर से और 200 लाख रुपीस का डेट से। 200 लाख के इक्विटी शेयर्स का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? 2 लाख, हर एक शेयर 100 का है 2 लाख, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं लेट अस एज्यूम, ये मान लेते हैं कि जो ईबीआईटी का इंडिफरेंस लेवल निकलेगा उसको एक्स मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो मानो, और कुछ नहीं, नीचे नहीं देख करके आप ये फॉर्मूला देखिए, अभी तो याद हुआ नहीं होगा, और इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉपी में करने की कोशिश कीजिए। हिंट मैं दे देता हूं, इजी क्वेश्चन है, प्रेफरेंस का डिविडेंड नहीं है इस क्वेश्चन में। करिए, टाइम लीजिए अपना, कोई जल्दी नहीं। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में। इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा? ईबीआईटी निकलेगा। एक तरफ प्लान ए की पूरी डिटेल लिख लेना, दूसरी तरफ प्लान बी की, फिर दोनों को इक्वेट कर देना, एक ईबीआईटी आपका जरूर निकल के आएगा, वही होगा आपका इनडिफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला सभी ने लिख लिया है? ठीक है।
ईबीआईटी को आप एक्स एज्यूम कर सकते हैं या फिर आप ईबीआईटी को ईबीआईटी भी लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। पहले वाले में इंटरेस्ट कितना है? 0, क्योंकि पहले वाले में डेट है ही नहीं। तो पहले वाले में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो -0 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करके फिर लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस टी। टी क्या चीज है? टैक्स रेट। इस क्वेश्चन में टैक्स का रेट है 40%। 40% मतलब 40/100 मतलब 0.4 या 0.40 भी आप कह सकते हैं। तो 1 माइनस टी का मतलब हो जाएगा आपका 0.40 माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड ही नहीं है, तो वो फिगर माइनस के बाद की 0 ही होगी। प्रेफरेंस का डिविडेंड जब 0 है तो उसमें मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी भी वो 0 ही हो जाएगा पूरी फिगर। अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्लान ए में आपके थे 4 लाख के इक्विटी शेयर्स, इज इक्वल टू, ऐसे ही करके बी का भी लिख लो फिर इक्वेट कर दो। दूसरे वाले में आपका ब्याज कितना होगा? 200 लाख का डेट है, 15%। 200 लाख का 15% 30 लाख का ब्याज होगा। 30 लाख रुपए का ब्याज है आपका दूसरे वाले में। कितना आ रहा है? 60 लाख रुपीस। अच्छा भी देखते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी। कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनी होगी, एक बार देख लीजिए। कुछ ऐसी लगनी चाहिए आपकी इक्वेशन। पहले वाले में जैसे ईबीआईटी को एक्स मान लिया तो एक्स, नहीं तो ईबीआईटी ईबीआईटी लिख सकते हैं। माइनस ब्याज था नहीं तो -0। ब्रैकेट बंद करके फिर आपने 1 माइनस टैक्स रेट में 1 माइनस 0.4 किया, और माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड था नहीं तो -0 हो गया। वो ब्रैकेट में 1 प्लस टी अगर लिख भी दोगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। अपॉन पहले वाले में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख थे, इज इक्वल टू दूसरे वाले का ईबीआईटी, तो एक्स ही मानना है, ईबीआईटी तो कॉमन निकलेगा, माइनस दूसरे में ब्याज था 30 लाख का, आपने बताया 200 लाख का डेट, उसका 15% ब्याज, 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस इसमें भी नहीं था, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 2 लाख थे। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बनी है, ठीक है ना, इक्वल टू के साथ। अब आपको बस सॉल्व करके एक्स की वैल्यू यानी ईबीआईटी निकालना है। सॉल्व करने का तरीका आपका अपना अलग भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आपका सही होना चाहिए। 60 लाख आपका भी आ रहा है, 2 बच्चे 60 लाख बता रहे हैं, देखें कि आंसर क्या दिया है। 60 लाख ही दिया है, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, कह रहे हैं इसी चीज से बचपन से भागते आए थे, इक्वेशंस वगैरह, वो वापस फिर आ गई, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जिनको डर लग रहा है मैथ्स से इसमें, वो उसको मैं भी दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है, पहले इससे कर लें फिर एक और आपको बता दूंगा। चलो पहले ये आपको एक बार समझा दूं, जो नहीं कर पा रहे वो समझे, और जो कर रहे हैं वो करते रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नया नहीं समझाने वाला। देखिए ये वाला पार्ट देखिए, x माइनस 0 कितना बचेगा? x माइनस 0 जल्दी बताओ। x 1 माइनस 0.4 0.6,
0.6 मल्टीप्लाई एक्स कितना होगा, दोनों ब्रैकेट है ना, 0.6 मल्टीप्लाई एक्स 0.6 एक्स, ये आ गया नीचे, अपॉन 4 लाख था ही तो अपॉन 4 लाख आ गया। अब आ जाओ अपना इधर राइट हैंड साइड में, x इधर है, x माइनस 30 लाख, ये तो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस 0.4 कितना बचेगा, 1 माइनस 0.4 0.6, 0.6 x में भी मल्टीप्लाई होगा और 30 लाख में भी, जब x मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 x, 30 लाख में मल्टीप्लाई करोगे 0.6 तो 18 लाख, अपॉन तो 2 लाख था ही, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 0.6x को यही रहने दिया है, और ये जो आपका 4 लाख था ऊपर, ये वाला पोर्शन 4 लाख, इसको ले गए हैं राइट हैंड साइड, तो यहां हो गया 4 लाख ऊपर चला गया अपॉन 1, बाकी पोर्शन वैसा ही है, ब्रैकेट में करके लिख दिया, बाकी वैसा ही है, फिर कुछ नहीं करना, फिर आप इसको काटा पीटी कर सकते हो, ये 2 लाख है, ऊपर 4 लाख है, 2 लाख जाएगा यहां से, 4 लाख जाएगा यहां से, तो 2 ही बचेगा, ये समझ रहे हो ना, 2 लाख कट गया, 4 लाख कट गया तो 2 बचा, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 0.6x किया तो 1.2x आया, 2 इंटू 18 लाख किया तो 36 लाख आया, सिंपल होती जा रही है ये इक्वेशन। फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, 1.2x को इधर ले आएंगे, मतलब 0.6 को, तो 0.6x माइनस में आ जाएगा, और 36 लाख को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉल्व करके 60 लाख आ जाएगा। Thus the EPS under two different financial option कब इक्वल होगा, जब आपका EBIT कितना हो बेटा, 60 लाख का, जिसको आप कह रहे हैं वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे, यानी 60 लाख के EBIT पे जरा दोनों बार EPS निकालो, प्लान ए में भी बी में भी, अगर सेम आ जाएगा तो कह रहे सही है, मतलब मेहनत करवा रहे, कर लो मेहनत, कर लो, 60 लाख के EBIT पे EPS निकाल लो, प्लान ए में भी बी में भी, वाकई क्या कहते हैं सेम आ रहा होगा तो ठीक है। दोनों में 9 रुपीज आना चाहिए, देखिए आ रहा है क्या, यहाँ 9 लिखा है, देखिए आप लोग कितना आता है, 9 आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब 60 लाख सही है, मतलब आंसर में 9 में टिक लगा करके आएंगे कि 60 लाख में, 60 लाख में, इन डिफरेंस पॉइंट जो होता है वो ईबीआईटी हो कहते हैं, 60 लाख के ईबीआईटी पे दोनों पे ईपीएस सेम आ रहा है। अब सुनिए, जिनकी मैथ्स कमजोर है या फिर थोड़ा डर लगा ये इक्वेशन देख के, मैं समझ सकता हूँ, वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अपने पास एमसीक्यू पेपर है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ, 4 ऑप्शंस होंगे ही होंगे, मान लो एक ऑप्शन है 60 लाख का, दूसरा है 50 लाख, एक 40 लाख, एक 20 लाख, तो 4 ईबीआईटी हैं, आप हर एक ईबीआईटी से ईपीएस निकालना शुरू कर दीजिए दोनों प्लान में, जिस ईबीआईटी से दोनों प्लान में ईपीएस आपका सेम आ जाए वो ही आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन, और थोड़ा सा हो सकता है आप लंबे तक पहुंच जाए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हो, ए में भी ना सेम आए, बी में भी ना सेम आए, सी में भी ना सेम आए, तो ध्यान रखना एक नंबर का ही एक क्वेश्चन है, उसको करने में बाकी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ठीक है। यही मैंने आपको ऊपर उन लोगों के लिए बताया था जब मैंने फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सिखाया था, कि अगर फॉर्मूला भूल जाना तो, फॉर्मूला था क्या, भूल गए, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अगर मैंने कहा था आपसे फॉर्मूला भूल जाना तो सिंपली आप 4 जो ऑप्शंस हैं उन चारों ईबीआईटी पे ईपीएस निकाल लेना,
जिसपे जीरो आ जाए वो होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पे दो प्लान में ईपीएस जब सेम चाहिए हो तो कितना ईबीआईटी हो, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में प्लान एक ही होगा, इस प्लान में जीरो ईपीएस कमाने के लिए कितना ईबीआईटी हो। चलें आगे। टोटल आपने कितनी तरीके के लेवरेज पढ़े हैं? 3। तीसरा कौन सा था? कंबाइंड लेवरेज आप पढ़ चुके हैं, मतलब उसका फॉर्मूला थ्योरी भी एक बार देख लीजिए। कंबाइंड लेवरेज, जब कंपनी फाइनेंशियल भी और ऑपरेटिंग भी दोनों लेवरेज को यूज करके निकालती है, क्या चीज? कि उसका सेल में जो चेंज हुआ वो कितना ईपीएस में चेंज हुआ। देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज हमें रिलेशनशिप बताता था, फिर से मैं लिख रहा हूं, लास्ट टर्न पे भी लिखा था। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, रिलेशनशिप बताता था किसके किसके बीच में? सेल्स एंड ईबीआईटी भी लिख सकता हूं या ईबीआईटी एंड सेल्स भी लिख सकता हूं, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज किस किस के बीच की रिलेशनशिप बताता था? ईबीआईटी एंड ईबीटी भी लिख सकते हैं, या फिर आप ईबीआईटी एंड ईएटी भी लिख सकते हैं, या फिर आप ईबीआईटी एंड ईपीएस भी लिख सकते हैं, या फिर आप ईबीआईटी एंड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बता रहा था सेल्स और ईबीआईटी की, और फाइनेंशियल लेवरेज बताता है ईबीआईटी एंड ईपीएस मान लो उसकी। तो कंबाइंड लेवरेज किसकी बताएगा? सेल्स एंड, देखो ये तो चला ही जाएगा, सेल्स एंड इनमें से कुछ भी बोल लो, ईबीटी बोल लो, ईएटी बोल लो, या फिर ईपीएस बोल लो। कंबाइंड लेवरेज यही होता ही है, पढ़ के देखते हैं, यही लिखा है। Combined leverage, when the company uses both financial and operating leverage to magnification of any change, magnification वही magnify करना, multiply करना, any change in sale into a larger relative sales changes in EPS। तो जितना change sale में होगा उससे ज्यादा change EPS में होगा because of combined leverage अगर है तो। कंबाइंड लेवरेज के और नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए। कंबाइंड लेवरेज को हम लोग कंपोजिट लेवरेज के नाम से भी जानते हैं, टोटल लेवरेज के नाम से भी जानते हैं। कंबाइंड लेवरेज रिलेशनशिप बताता है, फिर से लिखा है, सेल्स और टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं? ईबीटी। तो सेल्स और ईबीटी की बोल लीजिए, सेल्स और ईपीएस की भी बोल लीजिए, एक ही बात है। फॉर्मूला, कंबाइंड लेवरेज जो होता है वो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लेवरेज का था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बोल लो या पीबीटी बोल लो। तो ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा? ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर परसेंटेज चेंज के हिसाब से निकालना हो तो आप परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल भी कर सकते हो, या आप परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल भी कर सकते हो। ईपीएस ले लो, ईबीटी ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर कंबाइंड लेवरेज का आ जाएगा। तो आप नॉर्मली तो यही फॉर्मूला याद रख लीजिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। एक क्वेश्चन है छोटा सा, करिए। कुमार कंपनी की सेल है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, डेट है, कंबाइंड लेवरेज निकालना है। सॉल्यूशन मत देखो, कंबाइंड लेवरेज निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। जल्दी से कंट्रीब्यूशन निकाल लो, ईबीटी निकाल लो, डिवाइड करके आंसर निकालो, खत्म करो। देखना होगा सबसे जल्दी कौन सा बच्चा करेगा कंट्रीब्यूशन और ईबीटी। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करिए। इंटरेस्ट डेट है 12,50,000 का, उसका 8%, तब 1 लाख। कितना आंसर आ रहे हैं? 2 पॉइंट
2.5 ओके। और ठीक कह रहे हैं आप, 2.5 ही आएगा। ठीक। अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ जल्दी से। 2 टाइम्स आएगा। कंट्रीब्यूशन 10 लाख, ईबीआईटी 5 लाख, 10 लाख अपॉन 5 लाख 2, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकालेंगे? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, 5 लाख अपॉन 4 लाख, कितना आएगा? 1.25, ठीक है। बस इस चैप्टर में एक आखिरी टॉपिक और पढ़ लीजिए, जिसकी आने की संभावना कम है, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं क्या नहीं आ सकता। देखो, वैसे तो 3 तरीके के ही लेवरेज होते हैं, जो आपने तीनों पढ़ लिए। कौन कौन से 3 पढ़ लिए? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। एग्जाम में भी पूछे कितनी तरीके के होते हैं, तो आप 3 ही बताना, 4 मत बोलना, ठीक है ना? कितने में टिक लगाओगे? 3 में। एक और लेवरेज आजकल चल रहा है, वर्किंग कैपिटल लेवरेज। कौन सा लेवरेज चल रहा है? वर्किंग कैपिटल। तो पढ़ इसलिए जाते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड है, अगर मान लो पूछ ले तो हम लोग कर पाए। वर्किंग कैपिटल लेवरेज, पहले तो वर्किंग कैपिटल कभी सुना है आपने? ये वर्ड सभी ने सुना है। किसी को मतलब पता है वर्किंग कैपिटल का? बिल्कुल, डे टू डे खर्चे के लिए जो नीड है वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। डे टू डे नीड्स के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल है। फॉर्मूले में बेस करें तो हो सकता है कभी आपने छोटे में सुना हो, करंट एसेट में अगर अपन लोग करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो वर्किंग कैपिटल आता है। वैसे आपको बताऊं, अपने एफएम में इसी सब्जेक्ट में एक पूरा चैप्टर वर्किंग कैपिटल का है। पूरा चैप्टर, उसमें पता नहीं क्या क्या सीखेंगे हम, वो बाद में बताएंगे आपको। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब सभी लोग जानते हैं। वर्किंग कैपिटल लेवरेज जो हम लोग अब करने जा रहे हैं वो क्या होता है? वो सिंपली हमें वर्किंग कैपिटल और आरओआई, आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रिलेशनशिप बताता है। लेवरेज जब भी होगा तो आमतौर पे वो दो चीजों की रिलेशनशिप ही बताता है। तो वर्किंग कैपिटल जो बताता है वो आरओआई और वर्किंग कैपिटल की रिलेशनशिप बताता है। देखो, वर्किंग कैपिटल से फर्क क्या पड़ता है, जरा सुनना। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नीड है 10 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 10 लाख रुपए की नीड है रोजमर्रा के खर्चों के लिए, वेजेस पे का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल देना है, और जो जो खर्चे हैं, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, 10 लाख रुपए की नीड है। अगर मैं अपने यहाँ 10 लाख से ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखूं, 10 लाख की नीड है, मैं रख के चलता हूं 25 लाख रुपए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो सकती है क्या? पैसा अपने साथ कॉस्ट लेके आता है। आप वो पैसा हो सकता है कहीं से लोन लेकर के आ रहे हो, तो ब्याज देना पड़ेगा। 10 लाख की जरूरत थी, ज्यादा रखोगे 25 लाख, तो भी गलत है। इंटरेस्ट जाएगा, खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। उल्टा अगर मैं करता हूं, 10 लाख की जरूरत है मेरे को, 6 लाख रखता हूं, कम रखूं तो रोजमर्रा के खर्चे नहीं कर पाऊंगा, वेजेस नहीं दे पाऊंगा, वर्कर्स नहीं काम पे आएंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो अगला रॉ मटेरियल रोक देगा सप्लाई उसकी। तो कितना रखना चाहिए वो चैप्टर सिखाएगा, जो वर्किंग कैपिटल का पूरा एक चैप्टर है। कितना रखना चाहिए हमें अपनी वर्किंग कैपिटल नीड। और वर्किंग कैपिटल कम या ज्यादा करने से आपके आरओआई में तो फर्क आता ही है। वर्किंग कैपिटल जरूरत से ज्यादा रखते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, रिटर्न यानी प्रॉफिट कम हो जाता है। वर्किंग कैपिटल जरूरत से कम रखते हैं, वो भी घातक हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बढ़े, आगे चल के वर्कर्स ही आना बंद कर दें, ऑपरेशन ही बैठ जाए, वेजेस आप नहीं दोगे, वर्कर्स नहीं आएंगे, मटेरियल नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो लेवरेज ये जो है, ये सिंपली आप इतना समझिए, आपसे कोई पूछे तो ये बताता है आरओआई और वर्किंग कैपिटल के बीच की रिलेशनशिप। वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, या करंट एसेट भी यहाँ पे बोल सकते हैं, आरओआई और करंट एसेट के बीच की रिलेशनशिप। बस फॉर्मूला और सीख लेते हैं, एक बार पढ़िएगा। वर्किंग कैपिटल लेवरेज, वन ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ लेवरेज के आजकल चल रहा है, एक नया मॉडल, वो है वर्किंग कैपिटल लेवरेज का। जो क्यों यूज किया जाता है, विच इज यूज टू लोकेट कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वर्किंग कैपिटल में, या कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है करंट एसेट में, इसको लोकेट करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए आमतौर पे लोग आजकल WCL निकालने लगे हैं, वर्किंग कैपिटल लेवरेज, ठीक है।
आपको एग्जाम के लिए थ्योरी के लिए ये लाइन याद करके जानी है, वर्किंग कैपिटल लेवरेज मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट ऑफ चार्जेस नहीं है, ये काटना जरा, चार्जेस नहीं है, चेंजेस है ये। हाँ फिर से पढ़ रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल लेवरेज मेजर करता है क्या, आपका रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट कितना सेंसिटिव है ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, कि अगर हम करंट एसेट के लेवल में चेंज करते हैं तो मेरे रिटर्न में कितना चेंज होगा, ये बताता है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। कितना सेंसिटिव है, कितनी सेंसिटिविटी है वर्किंग कैपिटल लेवरेज, ये बताता है किन दो चीजों के बीच की, आरओआई की, किसको चेंज करें तो करंट एसेट यानी वर्किंग कैपिटल को चेंज करें। फॉर्मूले की बात कर लें तो भाई एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन आरओआई अपॉन परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन आरओआई अपॉन परसेंटेज चेंज इन करंट एसेट, जिसको बहुत से लोग बोलते हैं। ठीक, तो एक तो परसेंटेज चेंज का हो गया, एक और होता है वो कब लगता है, इफ अर्निंग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन करंट एसेट। कह रहा अगर आपके करंट एसेट चेंज करने से आप कहते हैं आपकी अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपकी अर्निंग का करंट एसेट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में वर्किंग कैपिटल लेवरेज इस फॉर्मूले से निकलता है। यानी आमतौर पे ये वाला फॉर्मूला लगता है जो ऊपर पढ़ा आपने, लेकिन अगर आप कह रहे हैं आपकी अर्निंग्स पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और ये प्लस का साइन नहीं है, इसको माइनस करो, ये माइनस का साइन है, माइनस डेल्टा करंट एसेट। सर ये डेल्टा करंट एसेट क्या चीज है, चेंज इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, वेरी गुड, ये लिखा भी है नीचे। फिर इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वेयर करंट एसेट, सी ए करंट एसेट है, टी ए टोटल एसेट है, और ये डेल्टा सी ए चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो या तो वो थ्योरी पूछ लेगा, जो मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है, ये वाली लाइन, वर्किंग कैपिटल लेवरेज मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ डैश ऑफ चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, चार ऑप्शन दिए होंगे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, जहां लिखा हो वो आंसर है। ठीक है, या फिर आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा थियोरेटिकली, तो वो दो फॉर्मूले आपने पढ़े, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो ऊपर वाला तो बड़ा इजी है, परसेंटेज चेंज इन आरओआई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरे वाले के लिए अभी मैं करा देता हूँ, वो भी उसमें कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है दो कंपनी के लिए, आपको निकालना क्या है, you are required to compare the sensitivity earnings of the two companies for 30% change in the level of their current asset। मजेदार बात देखो एक बार, यहाँ कहीं ये लिखा ही नहीं है, नहीं नहीं सुनो तो, नहीं चेंज की बात बाद में आऊंगा, 30%, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बस इतना ही आया मान लो, प्लस अभी ये जो आपको डेटा और मिलेगा, ये सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नीचे से शुरू है, यहाँ तक डेटा आएगा फिर यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है, तो कैसे पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर दी सेंसिटिविटी अर्निंग्स ऑफ दी टू कंपनी, कंपनी कितनी अर्निंग उसकी कितनी सेंसिटिव है अगर करंट एसेट में चेंज हो, तो यही तो वर्किंग कैपिटल लेवरेज बताता है कि करंट एसेट में या वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होगा उससे मेरी अर्निंग कितनी सेंसिटिव है, तो वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालना है। क्वेश्चन ही चल रहा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, डेटा क्वेश्चन का चाहिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, हो सकता है एग्जाम में ना लिखा मिले, आपको याद होना चाहिए, और ये प्लस का साइन नहीं है, ये माइनस कर लो, ठीक है। हाँ क्या क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट है 4 लाख के एक्स लिमिटेड के, वाई लिमिटेड के 1 लाख के नहीं है 10 लाख के हैं, वाई लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट में एक जीरो और लगा लो, करंट एसेट है 10 लाख के एक्स लिमिटेड के, वाई लिमिटेड के 4 लाख, तो टोटल एसेट कर लो, एक्स लिमिटेड के 4 लाख 10 लाख 14 लाख, इधर 10 लाख 4 लाख 14 लाख, इसलिए वो 10 लाख होगा, समझ गए ना, टोटल 14 लाख। ईबीआईटी 1.5 लाख है, हालांकि वर्किंग कैपिटल लेवरेज निकालने के लिए ईबीआईटी का हमारा कोई यूज नहीं पड़ने वाला। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला आपने ऊपर देखा, करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस डेल्टा करंट एसेट। सबसे पहले एक्स लिमिटेड की बात करें, एक्स लिमिटेड के करंट एसेट कितने हैं, 10 लाख, तो लिख दिया 10 लाख, अपॉन टोटल एसेट कितने एक्स लिमिटेड के, 14 लाख। अब उसके बाद माइनस डेल्टा करंट एसेट यानी चेंजेस इन द लेवल ऑफ करंट एसेट, वो क्वेश्चन ने बताए थे आपको, ये 30% चेंज होता है करंट एसेट में। एक्स लिमिटेड के करंट एसेट कितने थे बेटा, 10 लाख, 10 लाख का 30%,
3 लाख, तो यहाँ पे -3 लाख और लिख दिया गया, फॉर्मूला बन गया। सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या वाकई 0.9 आ रहा है, और अगर आ रहा हो तो ऐसे ही y का निकाल दीजिए। आ रहा है क्या? y का निकल आएगा 0.3125। जरा बताओगे, एक्स कंपनी ज्यादा सेंसिटिव है अपनी अर्निंग्स को लेके कि वाई कंपनी में ज्यादा सेंसिटिविटी है? जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा सेंसिटिव है, एक्स ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद ये उसी चीज जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी चीज का फिर से एनालिसिस है, फिर से एक तरीके से समरी कह लीजिए लिखी है। ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, परसेंटेज चेंज ईबीआईटी में ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल। उसी चीज का रिपीटेशन है। अगर आपका मन करे पढ़ने का तो बिल्कुल रीड कर सकते हैं, कोई ऐसी गलत चीज नहीं लिखी है। कोई डाउट होगा तो भी पूछ लीजिएगा। प्लस मैं जो होमवर्क आपको देने वाला हूं, ये कुछ केस स्टडी टाइप है, दिख रही है। हालांकि हमारा पेपर एमसीक्यू है तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है कुछ प्रैक्टिस ही हो जाए। अगर मन करे तो आप कर लीजिएगा। ये आपके 2 केस स्टडी हैं। लेसन राउंड अप एक बार पढ़ लीजिए। बताओ, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लेवरेज का टॉपिक खत्म हो गया। अभी कौन सा टॉपिक बचा है इसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर। हालांकि वो हम लोग बाद में उठाएंगे, इससे पहले बीच में एक आधी चीज और करेंगे, बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर के काबिल हम लोग बन पाएंगे। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट किसी को? थैंक यू।